Hello students, today we are going to learn about mirror formula and formation of image by mirrors and linear magnetism. पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में मिरर्स के बारे में पढ़ा था, जो दो तरह के मिरर जो स्फेरिकल मिरर्स थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उसके लिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है वो हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर जो होता है, इससे इमेज फॉर्म कैसे होती है, कैसे कैसे हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ इमेज बनेगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन आपको इसके लिए बताता हूँ कि अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, किससे? कॉनकेव मिरर से। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम ये एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, इस मिरर के सामने हमें इनफाइनाइट पे रखना है। तो इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज आएगी वो पैरेलल आएगी, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे चल करके इस कॉनकेव मिरर जो है इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो वो सारी जो रेज होगी वो पैरेलल होगी। तो पैरेलल रेज अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, मान लो इस तरह से, तो ये सारी जो वेव्स होगी, रेज होगी, वो इसके ऊपर यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आके टकराती है, यहाँ पे टकराती है, पूरे जितना भी इसका स्पेस है, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है, उस सरफेस पर कहीं पर भी टकराती है, तो टकराने के बाद में किस तरफ जाएगी, ये जो है वो हमने जो रूल पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, उसके ऊपर बेस्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आकर के इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके लिए क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इससे मेजर किया जाएगा। नॉर्मल जो होगा ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पासेस आउट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए भी हम देख सकते हैं, इस रे के लिए भी, कि ये जो होगी इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा। अब देखो वापस से ये जो है ये जब इससे टकरा जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी, उसके बाद में रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना एंगल इंसिडेंट का होता है उतना ही एंगल वापस रिफ्लेक्शन का होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो उसी एंगल से जो नॉर्मल है उससे उतना ही एंगल बनाती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो यहाँ पे जितना एंगल इसने बनाया उतना ही एंगल अगर बनाती है तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे इधर से ऐसे जाएगी, और इसी तरह से ये जो रे होगी ये भी इसी तरह से इतना ही एंगल बनाते हुए यहां से ऐसे जाएगी। तो जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करती है, जहां पर भी ये कट करेगी उस जगह पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। हालांकि इसमें हमने पैरेलल लिया है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ पर है और पैरेलल है, तो यहाँ पे जो होगा एक पॉइंट जो है उसकी तरह से पॉइंट मात्र ही इमेज बनेगी। लेकिन हम यहाँ पे इमेज बने, कुछ उसका शेप हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एंगल से इन पैरेलल बीम को यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं, और उसके बाद में वापस से जो जहाँ पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसकी इमेज फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने नॉर्मल कंडीशन आपको बताई है उसी को हम यूज में लेते हुए, अगर इनफाइनाइट पर है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट से आ रही है लाइट रेज इस तरह से, ऐसे ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है। अब ये जो रेज होगी इसके लिए देखो इस पॉइंट पर ये जो पोल है, पोल पर जो नॉर्मल का काम है वो कौन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगा, और बाकी की जगह पर यहाँ पे है या यहाँ पे है, इन जगहों पर क्या होगा, वो पॉइंट
जो भी है उनके लिए नॉर्मल जो होगा वो कहां से साउंड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो इमेजेस सॉरी रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है। अब इसके लिए तो क्या होगा, ये जो रे है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इस तरफ जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से ये जो होगी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से ये जो तीसरी वाली होगी इसके लिए भी हम देख सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे मान लो कि ये यहाँ पे नॉर्मल जो है वो ये है इस तरह से, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही वापस से तो रिफ्लेक्ट होने वाली रे वो बनाएगी, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब जहां पर भी तीनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम इमेज की फॉर्म करेंगे, और ये जो इमेज बनती है पैरेलल रेज के लिए जो भी इमेज बनती है वो हमेशा फोकल जो प्लेन होता है उसी पे बनेगी। फोकल प्लेन होगा यानी ये जो पॉइंट होगा ये फोकस ही होगा, इसमें फोकस पे आके बनेगी। और अगर मान पैरेलल आ रही है तो एकदम फोकस पॉइंट पे ही बनेगी, और अगर पैरेलल नहीं आ रही है तो जो इमेज होगी वो फोकल प्लेन पर हमें दिखाई देगी। तो ये फोकस पे आकर के जो है वो फोकस्ड होती है। इस कारण से ये जो ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पे रखा है उससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसके फोकस पर बनती है, ठीक है। ये डिमिनिश्ड होगी, एकदम छोटी होगी, स्मॉल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड यहाँ पे जैसे दिख रही है इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और डिमिनिश्ड होगी, एकदम स्मॉल शेप में होगी। तो ये इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, पहले इन्वर्टेड होगी उल्टी बनेगी मतलब, दूसरा रियल होगी, और तीसरा जो है ये क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, बहुत ही छोटी होगी, डिमिनिश्ड शेप मतलब छोटा शेप जो है वो पॉइंट शेप का ही ये इमेज जो है वो बनता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर हो तो इस कंडीशन में ये जो है वो आपकी इमेज बनेगी, किससे, कॉनकेव मिरर से, ठीक है। दूसरा जो है हम इसमें कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को जैसे मान लो इनफाइनाइट से थोड़ा हम नजदीक लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी कंडीशन इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये हो गया आपके मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसके लिए देखो सामने यहाँ पे इसका जो पूरा कंप्लीट करते हैं तो लगभग इस जगह पर मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका लगभग हाफ जो होता है वो फोकस होता है, तो ये फोकस हो जाएगा। अब देखो इस पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें इस जगह पर, ये इनफाइनाइट इधर हो जाएगा कहीं पर भी, और ये सी हो गया, तो इसके बीच में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। अब इससे हमें इमेज बनानी है कि कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, तो उसकी पोजीशन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक रे को तो हम इसके पैरेलल चला देते हैं, मतलब यहाँ से इसके टिप से यहाँ से मान लो एक पैरेलल जो है वो रे, लाइट रे जो है वो जा रही है, वो इनसे इंसिडेंट होती है। इसके ऊपर जो हम ड्रा करेंगे नॉर्मल, उससे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे होगी वो कहां से होके जाएगी, फोकस, फोकस से होके जाती है, क्योंकि पैरेलल आने वाली जो रे है वो हमेशा फोकस से होकर के ही जाएगी, क्योंकि जो भी इमेज बनती है अगर पैरेलल से इमेज बनती है तो फोकस पर ही पॉइंट के फॉर्म में हमें इमेज ऑब्टेन होती है। तो ये जो एंगल होता है ये इतना ही एंगल ये होगा और ये फोकस से होकर के
चली जाएगी। अब हम कोई भी दूसरी रे यहाँ से चला सकते हैं, यहाँ से चला सकते हैं, जो कि यहाँ टकरा सकती है, यहाँ टकरा सकती है, कहीं पर भी इसके ऊपर टकरा सकती है। हम अगर यहाँ पे पोल पे टकराए तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे टकराएंगे तो भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ये होगा और यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रा किया हुआ है ही ऑलरेडी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर इंसिडेंट करवा देते हैं। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इसके बाद में जब ये वापस से चलेगी तो ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन का। अब यहाँ पे ये दोनों जो रेज है वो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह पर इसकी इमेज बन जाती है, ये इमेज बन जाएगी। अब इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनती है तो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, जैसे कि पीछे वाले में था। तो ये इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, इन्वर्टेड होगी और क्या होगी, इस इमेज से छोटी ही होगी, मतलब कि इसकी साइज भी स्मॉल होगी, बिग साइज की नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, एनलार्ज नहीं होगी, ये क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, इसकी कंपैरिजन में छोटी होगी। ठीक है, तो इसकी साइज जो होगी वो तो स्मॉल होगी कंपेरेटिव टू ऑब्जेक्ट, साइज जो होगी स्मॉल साइज होगी और इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी, रियल होगी, रियल इमेज में बनती है। तो रियल इमेज बनेगी, स्मॉल शेप की होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये और कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी और एफ के बीच में ये जो है वो बनती है। अब जैसे जैसे हम इसको इधर लाएंगे, इसमें हम देखेंगे पहले देखो यहाँ पे बनी थी, फोकस पे बनी थी। अब जैसे हम इसको नजदीक लाए तो ये किस तरफ खिसक गई, सी की तरफ खिसक गई, सी के और एफ के बीच में बनी। अब अगर हम और इसको पास में ले जाते हैं और सी पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल बी आल्सो फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी जगह पर इमेज वापस से बन जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन भी इसमें मैं इसी में करके बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, क्योंकि ज्यादा अपने इसमें टाइम नहीं है। तो हम ये देखते हैं यहाँ से जैसे ये जा रही है, ये ऐसे होकर के आएगी, ये तो रे ऐसे चलेगी, लेकिन ये जो रे होगी ये ऐसे जाएगी और ये यहाँ पे आकर के कहीं पर इसको काटेगी और यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ से चलने वाली जो रे होगी वो ऐसे आकर के इसको यहाँ पे काटेगी, तो यहाँ पे काटेगी तो इमेज यहाँ बनेगी। मतलब क्या होगा, अब इसमें जो इमेज बनती है वो होती तो क्या है, इन्वर्टेड ही है, लेकिन साइज जो होगी इनकी सेम होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रखा है तो सेम साइज की इमेज बनेगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। खास बात इसकी ये होती है कि ये साइज इसमें सेम रहता है। तीसरी बात इसमें ये और होती है कि ये जो इमेज बनती है वो वापस वहीं बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। मतलब कि क्या हुआ, एफ से इधर चले, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए वैसे वैसे क्या हुआ, साइज भी इमेज की बढ़ती गई, साइज पहले छोटी थी फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे इधर चलेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि साइज बढ़ती जाएगी और सी पे आकर के इक्वल हो जाएगी। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतने ही साइज की हमें इमेज दिखाई देगी, सेम इक्वल साइज की इमेज इसमें रहती है। ठीक है, अब जैसे हम इसको और नजदीक लेके जाते हैं, यानी इसको ऑब्जेक्ट को हम एफ और सी के बीच में रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। जैसे यहाँ पर लाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये और बड़ा, लेकिन अब इमेज जो बनेगी वो किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनती है। मतलब ये आप ये चलाते जाओ, यहाँ से जैसे हमने देखा है ये ऐसे चलता जाएगा, जैसे जैसे हम इधर इसको ले जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, ये इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो अब हम अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो सी से इस तरफ बनेगी। ठीक है, सी से लेफ्ट साइड में बनेगी, मतलब कि ये जो इमेज होगी वो सी और इनफाइनाइट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इधर बनेगी। लेकिन अब इसमें क्या खास बात होगी कि ये जो इमेज होगी वो एनलार्ज होगी, छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी। किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज इसमें बनती है, इन्वर्टेड भी होगी और रियल भी होगी, लेकिन अब बड़ी होती जाएगी। मतलब कि हम कोई चीज को बड़ा करके देखना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन अगर ये है कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इन्वर्टेड, हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी, सीधी नहीं दिखेगी, इरेक्ट नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, इन्वर्टेड ही रहेगी। तो सी और एफ में
के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा तो उल्टी इमेज बनेगी। जैसे मैं एक आपको बना के इसमें बता भी देता हूं। ये जैसे ये अपने यहाँ पर कहीं F था और ये C था, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से चलती है और ये ऐसे चली जाएगी और यहाँ से जो आएगी ये से रिफ्लेक्ट होकर के एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो लगभग इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बन गई। ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है और इसकी हाइट इसमें फर्क है, ये हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और साइज में बड़ी है और रियल में अगर दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज जो होगी वो रियल होगी। अब कहां पर बन रही है? सी से इनफाइनाइट की ओर, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पर भी बन सकती है। अब देखो जैसे कि हम और इसको इधर नजदीक ले जाएंगे, एफ पर इसको लेके जाएंगे तो एफ पर रखने पर इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी, ठीक है। अब कंडीशन बदलती कहां पे है? एफ और ओ के बीच में या पोल के बीच में, मतलब कि एफ और ओ जो है उसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसमें कंडीशन बदलती है। अब वो कैसे बदलती है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने एफ यहां पे माना था, ये सी था, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ऑब्जेक्ट अगर यहां है मतलब कि इसके पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होता है कि यहां से चलने वाली रे जो होगी वो पैरेलल जो आती है वो तो क्या होगी, कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी, सीधा साफ है। लेकिन अब अगर यहां पे टकराती है तो ये एंगल बहुत बड़ा हो गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया तो ये जो रे वापस जाएगी ये भी क्या होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे से अपार्ट हो रही है, दूर हो रही है, तो ये इस तरफ तो कहीं पर भी मिल ही नहीं सकती है, नहीं मिल सकती तो इधर रियल इमेज बनने का तो ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर तो नहीं मिला सकते हैं, लेकिन अगर इनको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये कहीं पर जाकर के मिल सकती है। तो जैसे कि हमने इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो ये दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट होती है और वो कहां पे होती है? यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, ये इमेज बनती है। तो ये इमेज जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ ही बन रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है, ठीक है, सॉरी इरेक्ट इमेज है, सीधी है। लेकिन ये रियल में ये नहीं काट रही है तो इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है, बल्कि कैसी है, ये जो है वो इमेजिनरी इमेज है, मतलब कि इसको हम रियल नहीं बोलेंगे, ये रियल नहीं होकर के वर्चुअल है, इसको इमेजिनरी या वर्चुअल हम बोल सकते हैं। वर्चुअल इमेज ये जो है वो बनती है, ठीक है। तो ये आभासी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी। और क्या होता है इसमें, इसकी साइज जो होती है वो भी बड़ी ही होती है, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी साइज का इमेज हमें मिलेगा। तो ये एनलार्ज होकर के हमें मिलेगी। तो एनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। यानी कि सीधी होगी, आभासी होगी और बड़ी होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें बड़ा करके देखना है और सीधा ही देखना है इससे कॉन्केव मिरर से, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। तब क्या होगा, हमें जो इमेज दिखाई देगी वो सीधी ही दिखाई देगी लेकिन बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे हम और इसको नजदीक लेते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका जो ये है एनलार्जमेंट वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जैसे हम लाएंगे तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, मतलब कि जो कंडीशन है वो बदल जाएगी। तो इस तरह से ये सारी अलग अलग जो कंडीशंस है ऑब्जेक्ट को रखने की कॉन्केव मिरर के लिए वो ये कंप्लीट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है किस तरह से इमेज इसमें बनती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ज्यादा कंडीशंस नहीं होती है,
जैसे उसके अंदर 6 कंडीशन होती है, लेकिन इसमें एक 2 कंडीशन होती है, एक तो इनफाइनाइट पे होती है और एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। अब जैसे इनफाइनाइट पर होगी तो वो तो क्या कैसे आएगी, इस तरह से मान लो आती है रेज, पैरेलल आएगी, इनफाइनाइट पर होगी तो पैरेलल आएगी। अब इसमें क्या होता है कि उल्टे कंडीशंस उल्टी हो जाती है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर नहीं होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इसको अगर हम गोला बनाते हैं पूरा तो ये कहां पे मिलता है, इसका सेंटर यहाँ पे मिलता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा और इसमें फोकस जो होगा वो इधर होगा, ठीक है। अब देखो इससे चलने वाली जो रेज है पैरेलल जो आकर के यहाँ से टकरा रही है, अब ये टकराने के बाद में किस तरफ जाएगी, ये वाली किस तरफ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये होगा, यहाँ पे नॉर्मल ये है ये, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, ये इसके पैरेलल ही आ रही है, यानी इसी की सीध में आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा इसमें 0 एंगल ऑफ इंसिडेंट है, I = 0, तो R भी क्या होगा 0, मतलब कि जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरफ जाएगी, वापस उसी तरफ चली जाएगी, जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वो है वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी वाले में ये होगा, ऐसे जाएगी, तीसरी वाले में इस तरफ जाएगी, लेकिन ये सारी ऐसे बिखर गई, कन्वर्ज नहीं होकर के डाइवर्ज हो गई ये सारी। तो ये डाइवर्ज होने के बाद में एक जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो इनको हम उसी तरह से क्या करेंगे, पीछे की तरफ ड्रा करेंगे। इसको हमने ड्रा किया तो ये मान लो ऐसे होगी, इसको ड्रॉ किया तो हमने ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये जो ड्रॉ होगी वो ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पर मिल जाती है, इसमें ये फोकस जो होगा इसी की चीज में मिलेगी है, तो ये यहाँ पे मिलती है, और ये फोकस जो होता है इस पे आकर के सब कंसंट्रेट होती है, वहां पे इमेज बनाती है। इमेज जो बनती है वो डिमिनिश्ड होती है, लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि इमेज जो है रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, सॉरी इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी होगी, छोटी होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी, ऊपर की तरफ ये बन रही है, इसका मतलब ये इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इमेज कौन सी कंडीशन में बन गई, जब ये इनफाइनाइट पर होता है। अब मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो सारी की सारी कंडीशंस वही रहती है, बस उसकी जो साइज होती है वो बदलती जाती है। तो जैसे मैं इसको अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे चलने वाली एक रे को तो मैं उसी तरह से दिखा देता हूँ जैसे कि ये है। अब दूसरी रे जो होगी वो बदल देते हैं, दूसरी वाली रे जो होती है वो यहाँ से आ रही है ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे। अब ये जो बन रही थी, पहले जो इमेज बन रही थी वो यहाँ बन रही थी, अब क्या होता है ये वापस इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा, जैसे इसको ऐसे और नजदीक लाते हैं तो ये और एंगल, मतलब जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बढ़ता जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो ये जो है ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ेगी, तो ये जो रे होगी वो क्या होगी, पहले ऐसे थी इस तरह से जा रही थी, अब ये क्या होती जाएगी, घूमती जाएगी। तो ये जो इमेज है यानी कि आपस में इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो इससे इधर खिसकता जाएगा, तो यहाँ पे अब इमेज बन जाएगी। फिर और उसको नजदीक लाएंगे तो ये और इधर बन जाएगी, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी इमेज तो कहाँ बनती है, फोकस पर, इनफाइनाइट पर होता है सबसे छोटी बनती है, लेकिन हम जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाएंगे तो वो थोड़ी बड़ी होती जाएगी, उसकी साइज बड़ी होती जाएगी। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर कभी भी इमेज जो बनती है वो रियल नहीं होती, रियल इमेज नहीं होगी, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें सारी की सारी इमेजेस जो बनती है वो वर्चुअल ही बनती है, और सारी की सारी इस तरफ ही बनती है, इधर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, हम कहीं पर भी रखेंगे तो सारी की सारी इमेजेस इस तरफ बनेगी, और ये O और F के बीच में ही बनती है, मतलब कि पोल और इसका फोकस है उसी के बीच में बनती है, ठीक है। तो इन दोनों मिरर से किस तरह से इमेज बनती है उनको हम देख करके पता लगा सकते हैं कि इन दोनों तरह के मिरर्स को हम कहाँ यूज में ले सकते हैं। तो पहले वाला जो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर था, उस मिरर को हम
कोई चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, एनलार्ज करके देखने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो ये जैसे आपके टॉर्च है, सर्च लाइट है, तो सर्च लाइट में इसको हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बल्ब होगा तो उससे चलने वाली जो रेज है वो टकरा करके क्या होती है, इस तरह से पैरेलल होती है, जबकि इसको हमने फोकस पे रखा है। तो सर्च लाइट से पैरेलल बीम जो है वो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डालना चाहते हैं, दूर तक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको कॉनकेव मिरर। इसी तरह से जो शेविंग वगैरह बनाने के लिए नाई की दुकान पे हजामत बनाने के लिए, कटिंग बनाने के लिए हम नाई की दुकान पे जो मिरर देखते हैं वो मिरर भी कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ताकि उसके अंदर, उसके सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी इमेज बड़ी होकर के दिख जाए, ताकि उसका क्लियर जो है वो फेस उसके अंदर दिखाई दे। उसके लिए हम इसको कॉनकेव मिरर को काम में ले सकते हैं। इसी तरह से जो व्हीकल्स है उनकी हेडलाइट्स जो होती है उसमें इसको काम में लिया जा सकता है, ताकि व्हीकल से जो लाइट बीम है वो अच्छे से रोड पे गिरे और क्लियर सामने तक जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिख जाए। इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। अब दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूज ज्यादातर क्या होता है, जो साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, जैसे मोटरसाइकिल का भी साइड मिरर होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, और बड़े वाहन जो होते हैं उनमें भी सभी में कहीं ना कहीं एक मिरर लगा रहता है जो रियर व्यू के लिए साइड में लगा रहता है, जो उसकी रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए काम में आता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा व्यू जो है वो छोटी सी जगह दिख जाता है, इसलिए इसका यूज जो है वो साइड मिरर के रूप में हम व्हीकल्स में करते हैं। ठीक है, ये इसके यूज भी हो जाते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज अपने कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हम मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है इसका मैं शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगा, इस तरह से आपको करना, बाकी ज्यादा इसमें नहीं है क्योंकि अपने वैसे भी इस साल सिलेबस में से भी ये कट हो गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसी तरह से इमेज ड्रा करते हैं ये, और कोई भी कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी, इससे रे चलाते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये जो है ये मान लो इसके फोकस से होकर के जाती है, तो ये फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब दूसरी जो है वो हम रे कहीं पर भी इस पे भी जो है वो इंसिडेंट करवा सकते हैं, यहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर करवाते हैं तो ये ऐसे जाएगी, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से ये चली जाती है। यहाँ पे इमेज जो बनती है वो उसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ये ओ हो गया, ये भी आई, और ये आर, और ये आई, और ये आर। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो इसमें ये जो डिस्टेंसेज है इनको भी हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि ये जो होगा ये एम, और ये तो ओ है ये। अब देखो इसमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हम u से मेजर करते हैं, और इमेज की जो होती है उसको हम v से लिखते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, जो फोकल लेंथ है वो f होती ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूले का मतलब होता है u, v और f में रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें बनने वाले कुछ जो ट्राइंगल्स है उन्हीं को यूज में लेते हुए हम ये फॉर्मूला जो है निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं P। अब इसकी जो सरफेस है, कर्व सरफेस जो है, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे हमें जैसे पीछे ही हमने ये पढ़ रखा है, ये ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होनी चाहिए, ये कॉम्पैक्ट जो है वो होने चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, मींस OP जो है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, डिस्टेंस OP जो है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। यानी हम O से अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या P से कर रहे हैं तो वो इक्वल ही होनी चाहिए, मतलब कि FP शुड बी नियरली इक्वल टू FO। ये